बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख बुड़ाइच। पाकिस्तान में सैलाब ने जो तबाही मचाई है उसके बाद एक सूरत हाल पैदा हुई है कि सैलाब मुतासरीन की अब बहाली का अमल कैसे होगा और पाकिस्तान की मईशत जो है वो कहाँ पर खड़ी है, ख़ास तौर पे इस वक्त में जब एक कुदरती आफत की वजह से क्या महंगाई का भी सैलाब आ रहा है या नहीं आ रहा, पाकिस्तानी मईशत को क्या चैलेंजेस है। आज का जो जवाब दो है वो इसी के ऊपर होगा। हमारे साथ आज मेहमान होंगे डॉक्टर कैस असलम साहब, आप माहिर मुआशियात हैं, ज़फ़र मोतीवाला साहब और शकील रामे साहब, आप तीनों एक्सपर्ट हैं मुआशियात के। मैं आगाज़ करूँगा आपसे ज़फ़र मोतीवाला साहब, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कहाँ पर खड़ी है और आप जो सिनेरियो देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मैंने अपने इंट्रो में जिस तरह से कहा सैलाब, इसके बाद क्या कोई महंगाई बढ़ने वाली है, क्या हो सकता है, क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, महंगाई तो बढ़ने वाली है, एडमिटेड फैक्ट हो गया है। और अपना स्टेट बैंक ने जो इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी थी उसको स्टैंड स्टिल कर दिया है। इतनी महंगाई बढ़ने वाली है कि अगली मरतबा शायद 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट पर ये बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी 15 to 20% गंदम और 10 to 15% कपास, शुगर सब कम हो रही। अब मसला ये है कि ये सब का जो अमालगमेटेड इशू आएगा वो यहाँ पर गरीब आदमी के लिए सब्जी लेना भी मुश्किल। शकील रामे साहब, पाकिस्तानी मईशत इस वक्त कहाँ पर है और आने वाले दिन कैसे होंगे इसके लिए? देखें, मईशत हमें पता है कि अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तक हमारा जो कि इसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट, उसको उस लेवल पे नहीं ला सके जिसको हम कह सकें कि जो रिक्वायर्ड लेवल होता है। इसके साथ साथ हम कर्ज़ों को भी मैनेज करने की बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अभी जो रीसेंट वार हुई थी उसकी भी कीमत थी। अभी ये जो सडनली जो कि अभी जो फ्लड आ गया है तो मज़ीद इस पे इम्पैक्ट आएगा। अभी हो सकता है कि जो हमारा ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्ट था उससे काफ़ी नीचे चला जाए इस साल। और इसके लिए जब रिकवरी फेज़ आएगी, जिसको अभी हम एक मिनट के लिए अगर इन्फ्लेशन को साइड पे रख दें, तो जो रिकवरी फेज़ आएगी उसके लिए हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मसलन जिस तरह अभी जो इनिशियल एस्टिमेट्स आ रहे हैं, किसी ने किया है कि ना $1.4 बिलियन का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स आना शुरू हुए, वो कहते हैं $3.7 बिलियन की तो हमें एग्रीकल्चर का लॉस होगा। अभी ये सिर्फ इनिशियल असेसमेंट्स है। अभी जब पूरी असेसमेंट्स होंगी आने वाले दिनों में तो फिर हमें पता चलेगा कि हमें टोटल लॉस कितना हुआ है, रिकवरी के लिए कितने पैसे चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट आपने देखा था 1-2 साल में हमारी जो राइस की एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हुई थी। इस साल हमें लगता है कि राइस की एक्सपोर्ट में भी शायद कमी आए। इसी तरह लाइव स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा हमें यानी कि क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो सकता है। जब राइस की एक्सपोर्ट में कमी आएगी तो इसका मतलब यह है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी कम हो जाएंगी। ये सारे जो फैक्टर्स जब होंगे इकट्ठे होंगे तो फिर हमें एक्चुअल इम्पैक्ट का नज़र आना शुरू होगा। क्या होगा, मतलब जिस तरह 2030 में हमारा 2022 में सॉरी जब हमारे फ्लड आया था तो उस वक्त हमें कुछ $30 बिलियन के एस्टिमेट लगाए थे। मेरा ख्याल करता है शायद इस दफ़ा ये एस्टिमेट्स बढ़ जाएं, क्योंकि अभी जो कि सिंध में भी सैलाब की सूरत है उसको हम पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहे कि क्या हो सकता है। अल्लाह सिंध को महफूज रखें। और खुदा न खास्ता वहाँ पर भी पंजाब की तरह आने शुरू हो गए तो हमारी कास्ट पे जो क्या कहते हैं डबल से भी ज़्यादा होने की तो क्या कहते हैं कि पेशन गोइयाँ हो सकती हैं। इस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब देखिए गवर्नमेंट इन चीज़ों को एंटिसिपेट कर रही है। जैसा भी हमें रिसर्च सुनने में आ रहा था कि गवर्नमेंट शायद कोई एडिशनल जो कि टैक्सेस लगाने की कोशिश कर रही है या जो छूट दी हुई थी उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब जब रिकवरी के लिए पैसा चाहिए होगा तो बाहर से पैसा आने की कम उम्मीद है। आप देख रहे हैं 2022 के बाद हालांकि जो हमारे डिफरेंट कोलिशन पार्टनर्स ने किया था कमिट के $11 बिलियन हम देंगे, तो जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट की भी कोताही है कि प्रोजेक्ट नहीं बना सके। मगर आप इसको अभी कभी उस पर रिसर्च स्टडी करें कि जनाब उसमें कितने पाकिस्तान आए हैं तो आपको नजर आएगा शायद फ्यू मिलियन आए हुए हों, सिर्फ फ्यू मिलियन। तो इस तरह इसमें गवर्नमेंट जैसा पहले का गवर्नमेंट की भी हमारी है कि गवर्नमेंट इसमें प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकी जिससे हम फंडिंग ला सके। और टॉप ऑफ दैट $29 बिलियन के अभी इसको नुकसान को भी साथ शामिल कर लेंगे तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास जो कि रिकवरी के लिए पैसा चाहिए होगा उसकी क्या मकदार होगी। ठीक है डॉक्टर कैस असलम साहब, ये जो बात कर रहे थे मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये सैलाब से हमारा पंजाब का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ है,
फसलें, जिस तरह चावल की बात की इन्होंने, और हमारी एक्सपोर्ट है उसको नुकसान पहुंचेगा। जो मेरे पास फिगर्स आए हैं कि चावल की 6 लाख एकड़ फसल मुतासिर हुई है, और फिर ये जो हमारी रोज़मर्रा की अशिया हैं, ये इसकी महंगाई भी होने जा रही है, जो कि सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, और हुकूमती कोशिशें क्या होनी चाहिए जब ये हम मसला फेस करने जा रहे हैं, या जो हमारे सामने खड़ा हुआ है? डॉक्टर कैस साहब। शुक्रिया। देखें, बात यह है कि मेरा जो असेसमेंट ये है कि एग्रीकल्चर जो जीडीपी की 24% थी, उसका तकरीबन आधा नुकसान हुआ है। 6% कहीं फार्मिंग का, और इतना ही 6% मवेशियों का, तो ये को 12% बनता है। मैंने इसको कैलकुलेट किया है जीडीपी का, तो ये 1.14 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान है जो। और फिर हमारी सारी चावल की फसल जो एक्सपोर्टेबल है वो तबाह हुई है, हमारी अनाज की फसल तबाह हुई है, हमारे कपास की फसल तबाह हुई है जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। अब उसके अलावा जो लोगों का अपना नुकसान है, घरों का नुकसान है, रिहेबिलिटेशन का नुकसान है, वो एक अलग है। तो जहाँ तक एग्रीकल्चर का तल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को कहीं डायरेक्ट सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, कहीं किसी जगह खाद पे टैक्स कम करना पड़ेगा, किसी जगह दूसरी इनपुट्स पे, डीजल वगैरह पे कम करना पड़ेगा, किसी जगह आपको सीड देना पड़ेगा उस सारे इलाके में। मगर जहाँ जहाँ पानी खड़ा है वहाँ गवर्नमेंट क्या इकदाम करती है, स्पेशली सदर्न पंजाब में, कि वो पानी जो है वहाँ से निकले ताकि उनकी फसलें जो हैं काबिल काश्त हों। तो मेरा ख्याल है कि ये खासी घरों की रिहेबिलिटेशन एक अलग इशू है। तो आई थिंक बहुत सीरियसली एग्रीकल्चर एमरजेंसी तो शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कर दी है, तो उसके ऊपर बड़ा सीरियस सोचना पड़ेगा कि आपने बेटर सीड किस तरीके से इन किसानों को देना है, इनको बेटर इम्प्लीमेंट किस तरीके से देने हैं, और फिर वो जो मवेशियों का नुकसान हुआ है उसको आई डोंट थिंक मॉनेटरी पूरा किया जा सकता है। आई थिंक अगेन किसी न किसी कोऑपरेट के जरिए उसको करना पड़ेगा। ये कुछ साल 1.5 साल लगेगा, बट सीरियस होना पड़ेगा। रिसोर्सेज दूसरे शोबों से निकाल के एग्रीकल्चर को देनी पड़ेंगी। ठीक है जफ़र मोतीवाला साहब, ये लाइफ स्टॉक का जो नुकसान हुआ है, फिर डायरेक्टली ये देखें ना, दूध और गोश्त है, फिर इसके बाद जो पंजाब में ख़ास तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सड़कें तबाह हुई हैं, फूड सप्लाई चेन जो है ये भी ज़ाहिर बात है सड़कों के ज़रिए ही मुमकिन है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसको बहाल करने के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं, और इसके लिए जो ये सारी सूरत हाल है, इसको हमें किस तरह से, क्या वो स्टेप हैं जो हमें फौरी तौर पे ले लेने चाहिए हुकूमत? देखिए, बात सुने और रियलिटी को चक्कर में रहें। ये नुकसान बहुत बड़ा है। ये कश्तियों में घूमने फिरने से नहीं समझेगा। ये जो लोगों का नुकसान हुआ है, जानवर यहाँ तक आए, सिंध तक आए बहते बहते, तो ये जो है आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि दिस इज अबाउट टाइम कि आपको डैम्स और मौतों का, इंसानी मौतों का फैसला करना। ये कि भाई ये कच्चे में रहते थे और ये यहाँ रहते थे, आई कांट से इट, यानी चैनल आपका बैंड हो जाएगा। ये बेकार बात है कि आपको लोगों को बचाना, जानवरों को बचाना। मोतीवाला साहब, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी हमें डिस्टॉर्शन आ रही है, अगर आप थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे हमें। आपको जानवरों को बचाना जी, इंसानों को बचाना जरूरी हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अब डैम के अलावा कोई आपके पास आंसर नहीं है, और डैम आपके पास पैसे नहीं है, तो इट्स कैच 22।
किधर जाएं, क्या करें? आपने कहा डैम बनाने के अलावा हल कोई नहीं है और डैम बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो दोनों तो आपने सवाल ही रख दिए हैं। पहले तो उसको निकालो, वो जो आपका वो कमिश्नर है जो बगलियार डैम में जाता था, शाह साहब, के बगलियार डैम आधा किलोमीटर नीचे, आधा मीटर नीचे कर दिया, और वो जो दूसरा गंगा जमने वाला उसको निकालो। तो उसके पैसे मैंने देखे हैं दुबई में। उसके पैसे आप उसके अमाउंट दुबई में इंडिया ने पहुंचा दिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नहीं समझोगे आपने वैसे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोतीवाला साहब। हाँ, बिल्कुल इल्जाम लगा, बिल्कुल इल्जाम लगा। ठीक है, ठीक है, हम आगे चलते हैं। रामे साहब, ये इस वक्त हुकूमत पंजाब तो कह रही कि हम अपने वसाइल से ही मुतासिरीन की मदद करेंगे, हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात ये भी आ रही है कि पीपल्स पार्टी शायद ये मशवरा दे रही है कि आलमी इदारों से रुजू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना जो नुकसान है पाकिस्तान इतना बड़ा, इसे किस तरह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान मैनेज करके पाएगा, ख़ास तौर पे पंजाब? देखें, अगर पंजाब इससे करना चाहता है और पंजाब के पास इसके लिए वसाइल भी हैं, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल सिनेरियो की अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिनेरियो में अब आपको पैसे बहुत कम मिलने की उम्मीद होती है। क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया का इस वक्त यानी कि डेटा निकाल के देखें तो आपको बड़े बड़े जो कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया के, वो भी इन आफात की जद में अभी नज़र आते हैं। मसलन कुछ ही अर्ध माह पहले अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ था, या चाइना में देख लें, दूसरे ममालिक देख लें, जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो कि फंडिंग दे सकते हैं, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े प्रॉब्लम देख रहे हैं। उनके रिसोर्स भी काफ़ी हद तक वो क्या कहते हैं कि डिल्यूट हो चुके हैं। तो वहाँ से जो हमें मिलने की होती है या क्या कहते हैं कि उम्मीद, वो बड़ी कम होती है। आप इसको बस देख सकते हैं 2022 के बाद हमें कितने के पैसे मिल गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर ये समझती है कि वो उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं और वो अपने रिसोर्सेज से कर सकती है, तो हमें इस बात पे बड़ा खुश होना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। मगर यहाँ पर एक बात आपकी मैंने नॉलेज में लाने की बात है, अभी आप बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की। देखें, सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी ख़त्म हुई है। मतलब देखें, जो कि 3.7 to 3.8 मिलियन लोग जो अफेक्टेड हुए हैं कि फ्लड से सिर्फ पंजाब में, या उनकी पूरी जो कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी थी, जिस तरह उनकी खेती बाड़ी या उनके 2 दूसरे कारोबार थे, क्या वो सैलाब की नज़र नहीं हुए? तो ये जो प्रॉब्लम होगा इन्फ्लेशन का या कीमतों का, ये ड्यूल साइडेड होगा। एक साइड पे कीमतें बढ़ रही होंगी, दूसरी साइड में लोगों के पास चीज़ों को ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज है वो ऑलरेडी सैलाब की नज़र हो चुके हैं। तो इस कंटेक्स्ट में ये प्रॉब्लम काफ़ी यानी कि सीरियस सिचुएशन में जा सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट को अभी से करनी चाहिए प्लानिंग, क्या उस कीमतों को या उनकी रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, ताकि जो ऐसे लोग जो सैलाब से यानी कि जिनके ख़ानदान में सारा बह गया, कारोबार बह गए हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई तरीका निकले, उन पे इस इन्फ्लेशन का असर कम से कम आए। जी, यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर कैस असलम से पूछेंगे कि अब हुकूमत को करना क्या चाहिए। वेलकम बैक डॉक्टर कैस असलम साहब। ये जो इस तबाही के बाद सैलाब वाली, क्या हमारा जो मुआहदे चल रहे हैं IMF, वो उसी तरह से चलेंगे या कोई इसमें कोई तब्दीली हो सकती है? क्योंकि ये सिचुएशन आई है एक पाकिस्तान में, और इसी तरह यही जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को क्या नज़र रखनी चाहिए या ख्वाहिश रखनी चाहिए कि हमें को बाहर से भी सपोर्ट आएगी सबके लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये बारहा कह रही है कि हमें आलमी इदारों से रुजू करना चाहिए, मुल्कों से ये कहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक पॉइंट तो उनका ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये सैलाब वगैरह तो ठीक है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे यहाँ इस दफ़ा कुछ तबाही हुई है, जिसका आगाज़ आपको बुनेर वगैरह से नज़र आया, इसमें हमारा हिस्सा नहीं है, तो हम अपना नुकसान जो है खुद क्यों इस तरह से वो पूरा करें? तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आपकी राय आ जाए। सर, आपने 2-3 बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि IMF के साथ जो हमारे मुआहदे हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी इन दैट कॉन्टेक्स्ट।
वो जो प्रेशर डाले हुए हैं वो डाले रहेंगे। दूसरी बात जो मुझे नज़र आई है कि इस दफ़ा ना तो हमने अपील की है इंटरनेशनल कम्युनिटी से और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो यूक्रेन की जंग और गाज़ा की जंग की वजह से उनके पास भी पैसे नहीं हैं इस तरीके से, और फिर शायद न्यूयॉर्क में भी फ्लड आए और मुल्कों में भी फ्लड आए, तो शायद बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ जिनसे कर्जे लिए हुए हैं उनसे हम रीशेड्यूल कर सकते हैं। सऊदी अरब से हमने एक डिफेंस पैक्ट किया है, उसके तहत सिक्योरिटी के लिए शायद वो हमें पैसे दे दें, या डैम्स या जो कैनाल्स हैं उन पे इन्वेस्टमेंट। आपने जो बात तीसरी की है क्लाइमेट चेंज की, इसमें तीनों बातें हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज है और वो कसूर हमारा नहीं है, वो चाइना और इंडिया की जो पोल्यूशन है उसकी वजह से है। हम तो अभी 0.8 पे पहुंचे हैं, जबकि इंटरनेशनल बेंचमार्क जो है वो 1.5 है CO2 का। बट हमने ये जो दरिया के अंदर ही लोगों को घर बना दिए, लोगों को जगह दे दी, इंक्रोचमेंट्स कर दी, वो उस पर तो किसी और का कसूर नहीं है, वो हमारा अपना कसूर है, वो मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, करप्शन का कसूर है। और तीसरी बात ये है कि आपके एक तरफ फ्लड्स आए, एक तरफ इंडिया ने पानी छोड़ा और एक तरफ आपने खुद जो है अपने कोई मिटिगेशन इफेक्ट्स ना क्लाइमेट चेंज के किए हुए हैं, ना दरख्त लगाए हुए हैं, ना, और फिर ग्लेशियर्स आपके पिघले उस क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो बड़े सीरियसली मल्टी डायमेंशनल काम करने पड़ेंगे जब तक आप SDGs को बड़ी सीरियसली गवर्नमेंट लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपके मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी अबाउट 75-80% पॉपुलेशन तो अनपढ़ है, उनको तो क्लाइमेट चेंज का भी नहीं पता, उनको SDGs का भी नहीं पता। तो जिनको पता है उनको तो चाहिए। बट आई थिंक जो आपका पहला सवाल था कि यस आप कर्जे ना मांगे मगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट तो मांगे ना एग्रीकल्चर में, ताकि नई टेक्नोलॉजी से, नए तरीकों से आप वो फिर से अनाज और कपास और चावल उगा सकें इस दिस कॉन्टेक्स्ट। और आई थिंक चाइना आपका सबसे अच्छा रेसिपिएंट हो सकता है और सऊदी अरब हो सकता है इन टेक्नोलॉजी में, और बड़े मुल्क हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी डिप्लोमेसी को अब इकोनॉमिक लेवल पे भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जफ़र मोतीवाला साहब आप हमारे साथ ही, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, चलें शकील रामे साहब, ये जो बात की ना डॉक्टर कैस साहब ने, मैं चाहूँगा इस पर भी आपका आए ओपिनियन कि ये जो सफारती कामयाबियाँ हमें हासिल हुई हैं, बहुत बड़ा एक हमारे पाकिस्तान की और सऊदी अरब की अंडरस्टैंडिंग हुई है, मुआहिदा हुआ है बहुत बड़ा ये, और इसके अलावा ख़ास तौर पर पाकिस्तान को फ़तह के बाद जिस तरह से दुनिया ने और देखना शुरू किया है, इससे आपको लगता है कि कोई पायदार मुआशी तरक्की में इसे बदला जा सकता है? इन कामयाबियों से इनका सहारा लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी मुआशी तरक्की में भी ये किरदार अदा कर सकती हैं? देखें, अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा है, मगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करना शुरू करूँ। अभी आपने जैसा डिफेंस पैक्ट की बात की, हम तो ना सिर्फ सऊदी अरेबिया से बल्कि जो कि दूसरे इसके यानी कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, हम वहाँ से भी पैसा ला सकते हैं। अगर आप उनके डेवलपमेंट फंड्स का हुजम देखें ना, यानी कि सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, UAE, बहरीन, ओमान, सब का, तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है कि दुनिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनके जो अभी विजन्स आए हैं उसके मुताबिक वो अपनी इकानमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और डाइवर्सिफिकेशन में एक अहम पिलर ये है कि वो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करते फिर रहे हैं। वो यकीनन वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान के पास एक CPEC की सूरत में भी एक बहुत बड़ा इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, CPEC के अंडर क्लाइमेट चेंज पे भी कॉपरेशन है, और इसमें एग्रीकल्चर में तो कॉपरेशन बड़ा डीप रूटेड है ना। जो अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान पढ़ते हैं CPEC का, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा लिबरेटेड किया गया कि किस तरह एग्रीकल्चर कॉपरेशन होगा। और इस कॉपरेशन में एक चीज़ है जो कि लेस डिस्कस होती हुई ये है कि हमने 9
रिसर्च सेंटर्स बनाने थे एग्रीकल्चर के, पाकिस्तान के 9 जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं उनके मुताबिक, और इसमें क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च भी एक बड़ी अहम चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं तो हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर जो फंडामेंटल इशू है कि उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ रह जाती हैं, उसका मटीरियलाइज नहीं कर सकते। मतलब हमारे फंडामेंटल इश्यूज़ क्या है? अगर आपने डिफेंस पैक्ट की बात या हम रिपरेशन की बात करते हैं, संदूक जो कि हमारा बुनियादी मरसूस था जिसमें हमें कामयाबी मिली, तो हमने वहाँ पर कामयाबी कैसे हासिल की? फंडामेंटल क्वेश्चन तो ये है ना कि वो हमसे इतना बड़ा दुश्मन था कि इतनी बड़ी उस पर रिसोर्सेज थे, इसके बावजूद हमने कामयाबी हासिल कर ली। मुझे उसके 2-3 इंडिकेटर नज़र आते हैं। नंबर 1, वहाँ पर मेरिट था कि जब आपने अपने ये इंस्टीट्यूशन या आर्म फोर्सेस जो है वहाँ आपने मेरिट को मेंटेन रखा है और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आप उसको आगे लेके आए हैं। वहाँ ये नहीं था कि हाँ आपने कोशिश की कोई हाक इंस्टीट्यूशन बना दें या कोई बंदे बाहर से हायर कर लें। मतलब अभी जंग हुई है तो कहीं जनाब जी अभी अमेरिका का जो आर्मी चीफ है वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको ला के पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगा दो इस जंग के लिए। नहीं, आपके पास खुद इतने अच्छे प्रोफेशनल्स थे, इतने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन था कि जिसने आपके दुश्मन को हिलने नहीं दिया। हमारे एक बड़े फेमस पॉलिटिशियन है मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने बात कही थी कि 4 घंटे में हमने इंडिया की बसात लपेट दी। अगर हम उससे काम कर सकते हैं, किस वजह से हुआ? प्रोफेशनलिज्म और मेरिट की वजह से। वहाँ पर हमारे परमानेंट इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो इन चीज़ों को देख रहे हैं। अब आप इकानमी में आ जाएं, आपको यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म और जो कि ये मेरिट और इंस्टीट्यूशंस का रोल जो है आपको इंटायरली डिफरेंट साइड पे नज़र आता है। मतलब हमारे हाक मैनेजमेंट है, मतलब आपको एक दो मिसालें आप देख के उठा के देख लें। आपके जो आप रोका या तो आपकी इकानमी ब्यूरोक्रेसी करना शुरू कर देती है या करना शुरू कर देती है, जिन दोनों का इकानमी में काम नहीं। हाँ, अगर वो इसमें प्रोफेशनल्स हैं, उसमें अपने यानी कि ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए उन्होंने PhDयाँ कर ली इकानमी में और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया, तो आके इकानमी को मैनेज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उनके पास ये एक्सपीरियंस है? कुछ नहीं है। आपके जिन लोगों को इकानमी का पता नहीं है, आप इकानमी को उसके हवाले कर देते हैं। आपके हाक मैनेजमेंट होती है, कभी आप क्या कहते हैं एक अथॉरिटी बना दो, कभी दूसरी अथॉरिटी बना दो। इसी तरह आप टॉप ऑफ दैट आप अपनी प्रोफेशनल ब्रीड्स को इनकरेज करने के बजाय आप एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं, आप डोनर ले आते हैं, आप बाहर से बंदे लाना शुरू कर रहे हैं, कंसल्टेंट हायर करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो चीज़ हमारी बुनियाद बनी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में और ये डिफेंस पैक्ट की जिसने बुनियाद रखी, मेरिट, प्रोफेशनलिज्म, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, वो हम इकानमी पे नहीं कर रहे। जब हम नहीं कर रहे तो उसका नतीजा ये है कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद हमारी इकानमी जो है कि वो सही समत में या उसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ नहीं हो पा रही। ठीक है डॉक्टर कैस असलम साहब, ये जो बातें हैं बहुत ही हकीकत के करीब हैं। यानी यही बातें हैं, बाज़ दफ़ा आप हम सभी इसी पे कुटते रहते हैं कि मसला क्या है। आज जब हम पूरी दुनिया के जो कैनवस है उस ऊपर प्रोमिनेंट हैं, उसके बावजूद हम अपनी कामयाबियों को या अपने जो हम नुमायाँ हुए हैं इससे हम अपना बेहतर मईशत की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे? तो यही है जो इन्होंने बताए हैं, यही मसाइल है, ये कुछ और भी हैं? देखें, एक बात हम हर प्रोग्राम में करते हैं, वो है लैक ऑफ गवर्नेंस और लैक ऑफ एक्चुअल प्लानिंग जो हमारी मईशत को उठा सके। हम अभी भी जो है हमारे हुक्मरान और पॉलिसी मेकर्स इररिस्पेक्टिव कौन सी गवर्नमेंट से हैं, वो एक ख़ास तबके जो पढ़ा लिखा है या जिसके पास पैसे हैं या जो ज़मीनों का मालिक है, उनके लिए ये पॉलिसीज़ बनाते रहते हैं। हमने अपने यूथ को एजुकेट करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, स्किल देने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, हमने अपनी इंडस्ट्री को डिवर्सिफाई करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, हमने अपनी एग्रीकल्चर को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हम ये जो है सैलाब या ज़ल्ज़ला उसको मिटिगेट करने के लिए थोड़ी देर तो शोर मचा लेते हैं, हमने ना पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई पॉलिसी बनाई हुई है। सो द पॉइंट इज, वो और बात है कि हम सरवाइव कर रहे हैं इंटरनेशनली, हमें इज्जत भी मिल रही है, मगर उसके मरातें जो हैं वो हमारी आवाम को नहीं मिल रही, इसलिए वो सरवाइव कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि
आमदनियां बढ़ेंगी तो सेविंग भी होगी, सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो इकोनॉमी का पहिया चलेगा। अब आप ना लैंड रिफॉर्म्स करते हैं, ना लीगल रिफॉर्म्स करते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करते हैं, और भी बहुत सारी रिफॉर्म्स होंगी। एनर्जी कॉस्ट को आपने मिटिगेट नहीं किया, सही नहीं किया, तो इसलिए ये क्राइसिस हमारे आते रहेंगे और हम और आप इसी तरह बहस करते रहेंगे, और कुछ लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियां भी मिलती रहेंगी, उनके ऐशो इशरत भी चलती रहेगी, करप्शन भी वही है, पिलफरेज भी वही है, मिसयूज भी वही है, और उसके साथ साथ अवाम इस मुल्क की बढ़ती जा रही है। ग्रोथ रेट में बहुत सीरियस फर्क पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में इस सैलाब से। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शकील रामी साहब से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा है, हमारी मुआशी तरक्की की तरफ हम कैसे बढ़ सकेंगे इस मुआहदे का सहारा लेके, या इस मुआहदे से हमें क्या मदद मिलेगी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। शकील रामी साहब, ये जो बातें सारी आप कह रहे हैं, हम तो इस वक्त मॉडल लेके आए हैं, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के साथ एक पेज पे है, हर जगह पे एक जगह पे नज़र आ रहे हैं। ये इतना मॉडल इस तरह का करने के बावजूद भी अगर बातें हमने वहीं पे ही हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि अगले 4-5 साल बाद फिर हम वहीं पे खड़े होंगे जहाँ पर आज खड़े हैं, कि कोई बेहतरी की उम्मीद भी नज़र आ रही है। देखिए, बेहतरी की उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि जो एक मुसलमान है वो कभी भी मायूस नहीं होता, हमें हमेशा पूरा उम्मीद रहना चाहिए। मगर बात यह है कि एक पेज पे होने के जो समरात हैं वो इसी सूरत में हमें नज़र आ सकते हैं कि अगर हम अपने इंस्टीट्यूशनल सेटअप को इसको सही करें। यानी कि जिस तरह मैंने अभी 3-4 बातें की थी कि हमारे जो कि यानी कि 3-4 इंडिकेटर्स हैं जो हमारी एक इंस्टीट्यूशन में तो सक्सेस की वजह है, हम उसी से समय लेते हैं। मतलब आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब इकट्ठे रहते हैं ना, तो आर्मी चीफ उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि आर्मी ने कैसे ये सारा कुछ अचीव किया, कि प्रोफेशनलिज्म, मेरिट, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, एवरीथिंग। तो इसी तरह ये चीज़ें इकानमी में भी ला सकते हैं कि जिसकी बेसिस पे हो, और इसके लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। मगर बात यह है कि जब तक आप उनके शिकंजों में रहेंगे, ब्यूरोक्रेसी कंसल्टेंट के शिकंजों में रहेंगे, आपकी बेहतरी की उम्मीद कम है। क्योंकि आप एक ज़ाहिरी बात है, अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं तो आप लाहौर के रास्ते पे चलेंगे, ना कि आप क्या कहते हैं मियाँ वाली के रास्ते पे जाएं। और मियाँ वाली के रास्ते पे आप गाड़ी को जान के 1000 की स्पीड से भगा लें, आप लाहौर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह अगर इकानमी को हमने सेट करना है, आपको उसके जो फंडामेंटल्स हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फंडामेंटल्स क्या है, मतलब देखें सी पैक की मैं फिर मिसाल देता हूँ कि हमने डिसाइड किया था जो कि सेकंड फेज़ है ऑफ सी पैक, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, एग्रीकल्चर को हम फोकस करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक प्री रिक्विजिट थी कि हम उससे पहले जो कि फर्स्ट फेज़ ऑफ सी पैक में ही सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ऑपरेशनल कर देंगे। अब आप मुझे बताएं कितने ऑपरेशनल है? मतलब 2 हैं, एक फैसलाबाद वाला, एक कहीं हद तक रशिया कहीं वाला, 2 समहाउ ये भी पूरे नहीं अभी ऑपरेशनल, यानी कि ये 2 हुए हैं। हमने कमिट किया था कि 9 करेंगे, वो 9 किधर गए हैं फिर? यानी कि वो 7 वाले वो किस स्टेज पे है? एक चीज़। दूसरा हमने बात की थी कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर देंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट के तो चैलेंजेस वहीं पर हैं। अब देखिए, अगर आपके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी पे ही आपने करना है कि बस अपॉर्चुनिटी है, भी है, ये तो इसी तरह है ना, फिर विंडो शॉपिंग जिस तरह कहते हैं। आप किसी माल की तरफ जाते हैं, देखते हैं बड़ी खूबसूरत चीज़ें लगी हुई हैं, मगर आपके पास खरीदने की इस्तात नहीं है। इसी तरह आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर आपके पास ये इस्तात नहीं है कि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। उसके लिए 2-3 फंडामेंटल चीज़ें हमने आपसे शेयर कर दी हैं। अगर वो ये हमने कोई नई चीज़ें नहीं बताई कि जिसको हम कहें कि ना हम ऊपर आसमान से कोई नई चीज़ें ले आए हैं, ये सबको पता है। बात यह है कि करनी किसने है, उसको पता होना चाहिए। ये आपने शो के शुरू में कहा था रामे साहब कि हमें जो प्रोडक्ट देनी थी, बाहर से पैसे आने थे, उसके नतीजे में हमने क्या किया और कितने पैसे आए, वो बात मैं चाहता हूँ आप दोबारा से थोड़ी सी। देखिए, 2022 का जब फ्लड आया था मेरा उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो साहब जी। तो हमने कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उसने जिनीवा में जाके या कहीं और किसी मुल्क में जाके, या किसी शहर में, स्विट्ज़रलैंड में या किसी और मुल्क में, तो वहाँ जो लोगों ने कमिट किया था जनाब कि $11 बिलियन देंगे पाकिस्तान को। मगर उसके लिए ये था कि हम प्रोजेक्ट बना के उनको सबमिट करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स में वो फंडिंग करेंगे।
हमने वो अभी यानी तक मेरे पास तो कोई डेटा नहीं है, मैंने कोशिश की थी कि कहीं से टेक आउट कर सकूं कि उस $11 बिलियन से पाकिस्तान में कितना बिलियन डॉलर आए, या पाकिस्तान ने कितने उनको प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं उस कोलिशन को, और उस कोलिशन ने कितने एंटरटेन किए हैं या रिजेक्ट किए हैं। मुझे तो अभी तक जो बात समझ आ रही है कि हम वहाँ पर प्रॉपर प्रोजेक्ट ही प्रेजेंट नहीं कर सके। मैंने जैसे पहले भी ये बात आपके साथ शेयर की है, हर दो मुल्क तो है वो खुद क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को फेस कर रहा है, वो दूसरों की जो मदद है कि वो कम ही कर रहे हैं। अगर आपने मदद लेनी है तो उसके लिए आपको सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना पड़ते हैं। वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उनको आपको सपोर्ट करना पड़ता है सॉलिड प्रोजेक्ट्स के, कि जिसको आप कहते हैं जनाब कि ये प्रोजेक्ट्स हमने ऐसे बनाए, इसका ये बेनिफिट होगा या इन्वेस्टर्स को ये होगा। वो जो उसमें से पैसा आना था, इसलिए हम कर रहे थे कि हम जो $11 बिलियन किया है उसमें हम ऐसे ही प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे। तो मुझे उसका डाटा तो नहीं मिल सका, वो कितने है मेरा ख्याल कहता है कि अभी तक हमें मुझे किसी और के पास कोई डाटा है तो शेयर कर सकता है, कि मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई पैसा आया है अभी तक। आए भी होंगे तो फ्यू मिलियन, बहुत कम। डॉक्टर कैस साहब, ये जो बात हुई ना पाकिस्तान का और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ, इसके बाद क्या आपको लगता है किस तरह के मुआहदे मज़ीद होंगे मईशत के लिए? यानी सऊदी अरब यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या किस तरह से यहाँ पर आपको लगता है कि इसके क्या नताइज, किस तरह से शक्ल क्या होगी यहाँ? जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, जब तक बाहर वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे। आपने MOUs तो कई साल UAE से भी साइन किए और लोगों से भी साइन किए और मुल्कों से भी साइन किए, बट जब तक इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जो है चेंबर टू चेंबर ये एग्रीमेंट्स नहीं होंगे, मुझे कोई खास नज़र नहीं आता कि कुछ होगा। और बात मैं एग्री करता हूँ कि हमारी जब ब्यूरोक्रेसी टैक्स के पैसे को मिसयूज कर लेती है, अपने लाइफस्टाइल रख लेती है, तो उसको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मुल्क की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा। ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप को ज़रा सोचना है कि इसको कैसे ठीक करना है। मगर अगर आप उन्हीं पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट और उन्हीं पुराने एग्रीकल्चरिस्ट और उन्हीं पुराने जो है ब्यूरोक्रेट्स पे ही इंतजार करेंगे, थिंक टैंक्स पे, तो शायद नए आइडियाज़ ना आए। आपको अब यंगर जनरेशन से आइडियाज़ लेने पड़ेंगे, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और वो बहुत रेजिलियंट हैं, उनके पास शायद बहुत आइडियाज़ हैं। बट क्या गवर्नमेंट तैयार है उन नए आइडियाज़ पे इन्वेस्ट करने के लिए, या एटलीस्ट उनको अपने थिंक टैंक के अंदर मिलाने में? मैंने नहीं देखा इन दैट कॉन्टेक्स्ट। हमारा प्रॉब्लम एक और भी है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वालों के आइडिया लेने को तैयार ही नहीं है, इररिस्पेक्टिवली। तो फिर ऐसे तो ना डेमोक्रेसी चलती है, ना इकोनॉमी चलती है। टेक्सटाइल के अलावा, बिजली घरों के अलावा और बैंकिंग के अलावा यहाँ अब क्या है इस मुल्क में? जो एग्रीकल्चर है वो फ्लड के नज़र हो गया, बड़ा सीरियस। मगर आपके इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बाहर तो निकाले ना वो इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो और आई एग्री कि इनके पास शायद प्रोजेक्ट बने ही नहीं हुए, तो और पिछले फ्लड के पैसे नहीं आए तो इस दफ़ा तो मांगे ही नहीं है। फिर ट्रांसपेरेंसी का इशू बहुत बड़ा है, हमें रीथिंक करना पड़ेगा अपना काम। रामेश साहब, मैं इसको शो का इख्तिताम करने जा रहा हूँ। मैं आपसे आखिरी बात यही कि अब हमारी नज़रें हैं अब सऊदी अरब के ऊपर, आपकी क्या ओपिनियन है कि यही जो डॉक्टर कैस साहब कह रहे हैं इससे देखें, ओपिनियन? अगर देखें, अगर तो जिस साहब ने डिफेंस पैक्ट किया है और उसके डिफेंस लॉजिक पे हमने उसको विन की, ठीक है। डॉक्टर कैस साहब, आखिरी बात बस आपसे कि हुकूमत को ये जो सैलाब मुतासरीन है इनके लिए कोई, आप क्या कह रहे हैं कि कोई ऐलानात किस किस्म के होने चाहिए, क्या इकदाम होने चाहिए? बस आखिरी सवाल आपसे। देखें, पहली बात तो यह है कि ये पहली दफ़ा सैलाब में प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक अकाउंट ही नहीं दिया जिसमें लोग पैसे इकट्ठे करके दे सकें। दूसरी बात यह है कि जो NGO जाना चाहती हैं पंजाब में सैलाब में, उनको कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगाओ, और बहुत सारी NGOs ने इनकार कर दिया है। तो आप रिस्ट्रेन तो ना करें ना चीज़ों को। मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि उसका सारा
जो है सेहरा आप ले लें, मगर लोगों तक इमदाद तो पहुंचने दें। इन दैट कॉन्टेक्स्ट रिहेबिलिटेशन अभी तो बचाया जा रहा है, इसके बाद रिहेबिलिटेशन है, पानी का वहाँ से निकास है। आपने जिन लोगों ने इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज बनानी है उनका एहतसाब करना है, कई बातें हैं, बट एट द सेम टाइम फार्मर का ख्याल रखना और उसके मवेशी का ख्याल रखना, आई थिंक इट्स प्रायोरिटी नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं ये अभी आगे हैं। पाकिस्तान में सैलाब से बहुत बड़ी आबादी मुतासिर हुई है, ख़ास तौर पर पंजाब में। ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज होंगी, और ये जो महंगाई का सैलाब हमारी तरफ बढ़ रहा है, हुकूमत को आज ही इक़दाम करने होंगे ताकि इसको काबू में रखा जा सके, क्योंकि इतने नुकसान के बाद, फसलों के नुकसानात के बाद ये चीज़ें भी हमें फेस करना पड़ेंगी। लेकिन अगर हुकूमत बर वक्त इक़दाम ले लें तो शायद हम इससे बच जाएँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।